हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने इसके पहले दो वेक्टर्स के लेक्चरें देख रखी है। पहले लेक्चर में क्वांटिटीज दो तरह की होती है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। हम लोगों ने ज्यादातर बातें स्केलर पे की हैं, वेक्टर पे बातें कम की हैं। क्यों कम की है, कहां कहां पर हम लोग ने 9-10 में क्या किया था, क्या कॉम्प्रोमाइज किया था जिसकी वजह से हम लोग को वेक्टर के अरिथमेटिक सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारी बात हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में की थी। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात की, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स है ना, नल वेक्टर, ये सारी बातें किए थे और रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स भी सीखा था। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पर हम लोग और भी बातें करेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट वाले वीडियो से सारी चीजें नहीं समझी है वो आज के लेक्चर से और सीखने वाले और आने वाले दिनों में लगातार एप्लीकेशन कर करके हम लोग चीजों को रियलाइज और अच्छे से करने वाले। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन पर। अरिथमेटिक में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं यहां पर हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर से एक ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी पर कैसे काम किया जाता है, उन्हें कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, डिवीजन डिफाइंड नहीं है, ये सब कैसे किया जाता है यही सीखने वाले हैं। ठीक है, आज शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन से। और बच्चों मैंने यहां पे 2-3 लॉ लिख रखा है बोर्ड पर। ये तीनों लॉ हम लोग को समझना है, जानना है, इसके बारे में बातें करनी है, स्कूल लेवल पे बहुत काम में आता है। और लॉ के बिना भी पर हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट इन लॉ को जान के रखना कई कई जगह पर काम आसान बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैं बता दूं पहले भाई, ये ऊपर के जो 2 लॉ है ना, ये सिर्फ 2 वेक्टर के एडिशन में ही काम में आएंगे। ठीक है, 2 वेक्टर के एडिशन में काम में आएंगे। वेयर एज ये जो पॉलीगॉन लॉ है ये मोर देन 2 वेक्टर्स के एडिशन के रूल में काम में आने वाले हैं। जब मोर देन 2 वेक्टर्स रहेंगे तब पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे। अभी लॉ क्या है, किस तरह काम में आता है, एक एक करने वाले हैं। ठीक है, पहला लॉ शुरू करेंगे ट्रायंगल लॉ, और इसके साथ साथ हम लोग सीख लेंगे कि भाई लॉजिकली कोई न्यूमेरिकल मिले, कोई रियल लाइफ क्वेश्चन मिले तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो भाई ट्रायंगल लॉ क्या है, तो ट्रायंगल लॉ बोर्ड पर लेकर रखे हैं भाई हम लोग। अगर मान लेते हैं मैं कहीं से कहीं गया, ये इस तरफ मैं गया, अगर मैंने मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एग्जांपल ली, काफी आसान होता है फील करने के लिए, है ना। मैं कहीं से कहीं गया और फिर मैं यहां से रुका, फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं इस तरफ गया, राइट। तो हम लोग अल्टीमेटली कितना डिस्प्लेस कर लिए, ठीक यहां से लेकर यहां तक। इस प्रोसेस में जब पहले हम लोग यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो अल्टीमेटली यहां से इधर गए, इस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचे। इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर आर। वेक्टर आर बच्चों स्टैंड करता है रिजल्ट, थोड़ा भारी शब्द है, रिजल्टेंट। ठीक है, इसे कहते हैं रिजल्टेंट। मैं एक बार इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, मैं फिर इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंड पॉइंट तक। अब मुझे ये लंबाई फाइंड करनी है और मुझे इसका एंगल भी फाइंड करना है ताकि मैं डायरेक्शन बता पाऊं। देखो मैं कभी भी अगर लिखता हूं ना, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और मैं बता दूं ए की मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, बी की मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, तो मत बोलना 3 + 4 7 ना, 3 + 4 7 नहीं होगा अगर वो एक ही लाइन में एक ही तरफ काम ना करे। मैंने इस पर बात लास्ट वाले वीडियो में की थी, है ना। 3 यहां पर इस तरफ है और 4 इस तरफ है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो कुछ अलग होगा। अगर हम लोग बोलते 3 मीटर इस तरफ होता और से 4 मीटर इस तरफ होता, तब जो इफेक्ट क्रिएट होता कुछ और इफेक्ट क्रिएट होता, तब हम लोग कहीं और पहुंचते, कुछ और मैग्नीट्यूड होती है इस वेक्टर आर की, एंड सो ऑन। बच्चों यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है कि इस दौरान इस प्रोसेस को करते वक्त हम लोग ने एक ट्राइंगल बना लिया। मैं इधर से इधर गया, मैं इधर से इधर गया, अल्टीमेट मैं इधर से इधर गया, है ना। पहले वेक्टर यहां से यहां, जहां पहला वेक्टर का हेड है वहीं दूसरे वेक्टर के टेल लगा दी गई अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले दूसरे वाले के हेड से जोड़ता हुआ लाइन हम लोग का रिजल्टेंट कहलाता है। ये 2 हम लोग के कंपोनेंट वेक्टर्स हैं और इन 2 को सम अप करने पर ये आ रहा है। मुझे इसकी लंबाई और इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। भाई 2 वेक्टर्स अगर ऐड होंगे, 2 वेक्टर क्वांटिटी अगर ऐड होंगे, अगर मैं फोर्स और फोर्स को ऐड करूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा, मैं वेलोसिटी और वेलोसिटी को ऐड करूंगा, जिन्हें बताते हैं मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़ता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, है ना। जब हमें ये दोनों बताना पड़ता है इंडिविजुअली, अगर मैं उन्हें ऐड करूं, ऐड करने पर जो रिजल्ट इफेक्ट आएगा
उसे बताते वक्त भी मुझे इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो भाई क्या लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब जैसे ये वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तब हम लोग जो ये लाइन जो पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ती हुई लाइन जो पाएंगे वही रिजल्टेंट है, और इस दौरान एक ट्राइंगल भी बन गया, इसीलिए इसे हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। क्या भाई, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। समझ रहे भाई, ऑर्डर देखा जाए तो मैं ऐसे गया, मतलब अल्टीमेटली हम लोग इस तरह घूम रहे हैं और हम लोग यहां पे इसको इस तरह कनेक्ट की। ऑर्डर मतलब समझ में आ रहा है, पहला वेक्टर खत्म हुआ, दूसरा वेक्टर, है ना। अब ऐसे नहीं कि यहां से हम लोग तीसरे वेक्टर को इस तरह जोड़ दें ना, ये नहीं करना है। अब पहले के टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करना है, तो ये एक उल्टा ऑर्डर का बात हुआ। चलो इस ऑर्डर वाले वर्ड पे नहीं पढ़ते हैं, अपने मुद्दे पर रहता है। मैंने यहां पर लिख के रखा है भाई कि क्या होता है वेक्टर एडिशन का मतलब और किस तरह ये काम में आता है, ये थोड़े से लिखे हुए बातें हैं, मैं उस पर बाद में जाता हूं। अंडर दिस लॉ वी विल लर्न टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं इस लॉ के बारे में डिटेल करूं उसके पहले सबसे पहली बात तो मुझे यहां पे दो बातें और सीखने को मिलेगी जाने अनजाने। एक, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलता है, जो मैंने पहले ही बताया था। अगर दोनों वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ा जाए वही होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसका मतलब पीछे वाले इस जगह पर इस स्लाइड पर मैंने देखा है कि भाई ये पहली वेक्टर है, ये दूसरी वेक्टर है। कोई बोले एंगल बिटवीन द वेक्टर, तुम बोलोगे सर ये वाली एंगल ना, ये नहीं है एंगल। मुझे क्या करना होगा, इस ए को आगे सरका के लेके जाना है या इस बी को पीछे सरका के लाना है। मैं ऐसी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूं, हम लोग जानते हैं भाई। और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कहलाता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसे अल्फा या फिर थीटा जो मन करे उससे रिप्रेजेंट कर दो, कोई भी ना टर्म से रिप्रेजेंट कर दो। ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये अगर वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ये हुआ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। चलिए काम करते हैं, फटाफट इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक रोड पर इस तरफ चल रहा था, ठीक है। मैं 3 मीटर चला इस तरफ, फिर मैंने क्या किया, रोड क्रॉस किया। तो प्रैक्टिकल फील ले लेते हैं, ठीक है। मैं फिर रोड क्रॉस किया, कहां पहुंच गए भाई, यहां पहुंच गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। तो कहां से कहां पहुंच गए, इस पॉइंट से अपने इस पॉइंट तक पहुंच गए। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो अल्टीमेटली यहां से यहां पहुंचे, ठीक है ना। अब अगर अपने को मैथमेटिकली फाइंड करना है ये लंबाई कितनी है और ये एंगल कितना है, लेट्स से, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर थोड़ा से एक अलग एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखता हूं। मैं रादर 3 मीटर को 3 मीटर ना लिख के इसे वेक्टर ए लिख देता हूं, वेक्टर इसे 4 मीटर ना 4 मीटर लिख के इसे वेक्टर बी लिख देता हूं, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दिशा भी है और वैल्यू भी है। इधर भी वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, और ये अपना रिजल्ट हुआ, यहां से यहां गए, ठीक है। क्या करेंगे, अपने जब स्टार्ट करेंगे काम करना, पेन पेपर लेके बैठे, अपने कॉपी लेकर बैठे, अच्छा सॉल्व करना है, ये लंबाई कितनी है और ये किस तरफ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, उस रोड के अलोंग वाले लाइन को मैंने कह दिया एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर कह दिया मैंने वाई एक्सिस। जब भी काम करोगे एक रेफरेंस लाइन लेना, एक रेफरेंस फ्रेम जरूर लेना, इससे काम करना काफी आसान हो जाता है। पेन पेपर पे जब लेके बैठे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ऐसे रेफरेंसेस बनाने से काम आसान करते लगता हुआ दिखेगा, लगेगा भाई हाँ ये रेफरेंस में काम कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में एंगल नाप रहे हैं। नहीं तो अगर कुछ ऐसे ही एक्सिस नहीं बनाओगे ना तो एंगल कैसे मेजर करोगे, किसके रेस्पेक्ट में एंगल नापोगे, ठीक है। आसान हो जाता है अगर अपने एक रेफरेंस ले ले तो। अब ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में कहीं पर कोई एक्स एक्सिस और कहीं पर कोई वाई एक्सिस है, ये अपने बनाते हैं अपने पेन पेपर पर जब काम कर रहे हैं, अपने बैठ के काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, तो काम काफी आसान सा हो जाता है, फ्रेमवर्क मिल जाता है, ठीक है ना। तो फिर अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर थी बी, और लेट से ये एंगल बताना पड़ा उनको, ये थीटा है। ये थीटा कौन है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। मतलब अगर ये नहीं फील आ रही है तो भाई क्या करो, एक बार इस वेक्टर बी को यहां स्लाइड करके देख लो। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। जब दोनों वेक्टर की टेल से टेल लगा दी जाती है तब जो छोटा वाला एंगल बन रहा है वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ये बड़ा वाला भी बन रहा है, इसे नहीं लेना है, छोटे वाले को लेना है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे भाई, अपने क्या करेंगे, अपने ने यहां पर इसे स्लाइड करके मैं यहां पे ले आया, ठीक है। मैं
इस तरफ भी गया और मैं इस तरफ भी गया हूं, मैं दोनों को एक सेंटर पॉइंट पे ले आया। मेरे 3 मीटर इधर जाने का मतलब मैं 3 मीटर अलोंग एक्स गया। लेट्स से जब मैंने 3 मीटर का एग्जांपल लिया था, बोल सकते हैं मैं ए मीटर इस तरफ गया, ए मेरी मैग्नीट्यूड है अगर इस मीटर की, और बी इस तरह जाना, मतलब मैं तोड़कर अगर लिखूं इसे, मैं इसे अगर तोड़कर लिखूं जिसे कहते हैं रिजॉल्व करना, तो मैं इस तरफ कितना गया बी कॉस थीटा, है ना, और मैं ऊपर की तरफ कितना गया बी साइन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये अपना अगर हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस की लेंथ अगर अपने बोलते हैं कोई बी है, वेक्टर बी मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों है, मैं सिर्फ बी लिख रहा हूं मतलब मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो अगर ये बी कॉस है और ये बी साइन है, मैं इस बी साइन को यहां लिख सकता हूं, ठीक है, और मैं इस बी कॉस को मैंने इधर लिख दिया। मैं बी साइन इधर लिखूं या फिर मैं इधर लिखूं, मैं अल्टीमेटली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इस तरफ भी गया हूं, कितना गया बी साइन थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फटाफट मैं इस वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूं, ये ठीक है, मैंने रिजॉल्व कर दिया, तो मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं, मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया भाई, मैंने बी के इफेक्ट को तोड़कर दिखा दिया। क्यों किया, आ रहा है बात भाई, उसका जवाब आने वाला है। मैंने बी के इफेक्ट को तोड़कर दिखाया, बी कॉस एंड बी साइन। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था भाई, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स और बिहेव्स एज स्केलर्स, याद है, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव्स एज स्केलर्स। ये बात सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, ठीक है ना। मैं अगर ए इधर गया और इसके भी माथे से मैं ये वेक्टर सिंपल अभी के लिए हटा दे रहा हूं, और मैं बी कॉस भी इधर गया, तो मैं सीधे लिख सकता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा। मैं अलोंग एक्स गया, इस तरफ अलोंग एक्स गया, मैं एक्स की तरफ गया, ठीक है, और बी साइन थीटा मैं अलोंग वाई गया, कि कई लोग इसे कहते हैं वाई कॉम्पोनेंट और कई लोग इसे कहते हैं एक्स कॉम्पोनेंट। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज योर एक्स कॉम्पोनेंट, ए प्लस बी कॉस थीटा, व्हाट इज योर वाई कॉम्पोनेंट, बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये अलोंग एक्स है, ये अलोंग वाई है। तो अगर इमेजिन करना है तो इस तरह सोचो कि जो रास्ता था, उस रास्ते पर हम लोग ने कैसे मूवमेंट किया भाई, हम लोग पहले इधर की तरफ गए ए, फिर इस तरफ गए बी कॉस, और इस तरफ गए कितना बी साइन। तो अल्टीमेटली कहां से कहां गए, यहां से यहां गए, दिख रहा है ना, वापस ट्रायंगल बनता हुआ। अपर तो सिंपलर ट्रायंगल है, मुझे इसका लेंथ फाइंड करना पर आता है, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, याद है क्या है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ग्राफिकल चीजें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अगर अपने इसे बेस बोल दें, इस पूरे को बेस बोल दें और इस पूरे को परपेंडिकुलर बोल दें, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने लिख सकते हैं यही हम लोग का रिजल्ट है, ये लंबाई तो हम लोग की रिजल्ट है, तो रिजल्ट को लिखेंगे रूट ओवर क्या भाई वाई स्क्वायर, वाई की तरफ क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई पे क्या है अपना बी साइन थीटा, वाई पर क्या है बी साइन थीटा, तो मैं इसे लिखूंगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स की तरफ क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आने वाला है, रूट ओवर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बी की वैल्यू दे दी जाएगी अलग अलग क्वेश्चन में, है ना। अगर मैं दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो मान लो मैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ए की वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू 4 है, और वो थीटा क्या है एंगल बिटवीन द वेक्टर, वो भी दे दिया जाएगा, है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 40 डिग्री 45 डिग्री 41 डिग्री 42 डिग्री, कुछ भी एक वैल्यू दे दी जाएगी जो भी वहां पे हो रही है, जो भी एंगल वहां पे बन रहा है। पर मैं अभी एक फॉर्मूला बना रहा हूं, एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड किया जा रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड किया जा रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन होता हुआ, तो अपने लिख सकते हैं इसे रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस कैसे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया अपना ये रिजल्टेंट का लेंथ, ठीक है, ये हो गया अपने रिजल्टेंट का लेंथ। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया भाई, मैंने क्वेश्चन लिया फटाफट, लेट से मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं और मैं रोड के अलोंग 3 मीटर गया, मैं फिर इस तरफ 4 मीटर गया। ये ऑब्वियसली कोई एंगल है जो बता दी जाएगी जनरली, ये कोई भी 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, कुछ भी एक एंगल हो सकता है, 42 डिग्री कुछ भी एक एंगल हो सकता है, 37 डिग्री कुछ भी, कोई भी एक एंगल हो सकता है, कुछ भी एक एंगल हो सकता है, ठीक है।
अपने को इसका लेंथ पता है, अपने को इसका लेंथ पता है, अपने को ये एंगल पता है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। कैसे मैंने बोला भाई ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, मैं इस वेक्टर को स्लाइड करके लेके जाऊं, दोनों के टेल से टेल को लगा के देखूं क्या बन रहा है एंगल, जो छोटा वाला एंगल है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। फिर आपने क्या किया भाई, यहां पर इसे एक फ्रेम दे दिए, इसे एक फ्रेम दे दिए, और मैं ए और बी के टर्म में लिखने लगा। मुझे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना था, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर दो वेक्टर के एडिशन में लग पाए, ठीक है। तो भाई मैंने उस b को मैं इधर सरका के लाया, b को along x along y रिजॉल्व किया, तो ये हो गया b cos, और ये था a। वेक्टर्स along द सेम लाइन बिहेव लाइक स्केलर्स, b cos प्लस a, ये हो गया x कंपोनेंट, b sin हो गया y कंपोनेंट, a प्लस b cos b sin, ये हुआ अपना रिजल्टेंट का लेंथ। रिजल्टेंट लेंथ कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सॉल्व करने पर आया। अब अगर अपने को ये निकालना है कि भाई इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अपने को ये एंगल फाइंड करना है। लेट्स से इसे मैं कहता हूं अल्फा या फिर फाई, किताबों में, कई किताबों में से फाई भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी एक टर्म रिप्रेजेंट, मुझे ये फाई का वैल्यू फाइंड करना है। अब इस फाई को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो मुझे दिख रहा है यहां पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। मुझे अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है और मुझे हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा क्या, tan फाई, या मुझे परपेंडिकुलर बेस पता है, माफ करना, और मुझे एंगल फाइंड करना है, तो tan phi is b sin theta by a plus b cos theta। कैसे लिखा भाई, मैं लिखा y by x, ये क्या एक तरह से y by x, तो जनरल फॉर्म बोला जाए तो एक तरह से क्या हो गया, tan phi is equals to perpendicular by base, right? tan phi is y by x। अब ये b की जो वैल्यू होगी पुट कर दो, थीटा की वैल्यू जो होगी पुट कर दो, a b cos थीटा, जहां पे a क्या है, a ये नीचे वाला वेक्टर है और b ऊपर वाला है, ठीक है ना। a पूरा पूरी x की तरफ था और b x और y के प्लेन में कहीं बीच में था। तो अब अगर बोला जाए फाई इज इक्वल्स टू, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर ये वैल्यू आती है 1, मुझे पता है tan फाई इज इक्वल्स टू 1, मतलब फाई होता है 45 डिग्री, क्लास 10 में पढ़े हैं। tan फाई इज इक्वल्स टू 1, तो फाई होती है 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 1 होता है। लेट्स से ये सॉल्व करने पर आया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, अगर इसकी वैल्यू √3 आती है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। tan कितना √3 देता है, जब tan 60 डिग्री हो तो √3 देता है, तो फाई होता है √3। अगर इसका वैल्यू 1/√3 होता तो अपने बोलते फाई कितना होगा, 30 डिग्री। tan कितना अपने को 1/√3 देता है, 30 डिग्री, tan 30 इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। पर अगर कुछ भी और वैल्यू आती है, मान लो 2 3 4 5, कुछ भी और वैल्यू आती है इस पूरे एक्सप्रेशन की, अपने क्या करेंगे, अपने पास एक नया टूल है जो अपने 11 12 में मैथ्स में सीखते हैं, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इस पर मैं बेसिक डिटेलिंग ना बेसिक मैथ्स में बताता हूं, तो उसे अपने देखकर समझ सकते हैं। तो इनवर्स क्या होता है, अपने ना इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कभी साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलोगे तो उसमें दिखेगा tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ये अपना प्रेजेंटेशन हुआ किसके लिए भाई, ये प्रेजेंटेशन हुआ फाई के लिए। फाई क्या है, एंगल बिटवीन दी रिजल्टेंट एंड द वेक्टर a। ये फाई क्या है, फाई एंगल बिटवीन दी a एंड रिजल्टेंट है। a मतलब जो अलॉन्ग x था, ठीक है। और मान लो ये tan इनवर्स ऑफ 2 आया, ये 2 है, अपने कैलकुलेटर में टाइप करेंगे tan इनवर्स ऑफ 2, अपने को आंसर मिल जाएगा। tan इनवर्स एक ऑपरेटर है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स एक ऑपरेटर है जो अगर अपने वैल्यू पर डालते हैं, tan इनवर्स ऑफ वैल्यू डालेंगे तो वो रिस्पेक्टिव एंगल बता देगा, ठीक है। इस पर हम लोग बहुत सारी डिटेलिंग मैथ्स में करने वाले हैं, अभी के लिए बस जान के रखो, ये पढ़ने वाले हो आगे, ठीक है। जैसे हम लोग एंगल डालते तो वैल्यू आता था, अब tan इनवर्स ऑफ वैल्यू डालेंगे तो उसका रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग ने जो यहां पे सीखा, ये दो फॉर्मूला है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। लॉजिक मैंने यूज किया पाइथागोरस वाला, और फॉर्मूला बना √a² + b² 2ab cos थीटा। मैंने b² + a² लिखा, a² + b² लिख देना, देखने में अच्छा लगता है, a के बाद b आता है ना। और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin बाई a प्लस b cos थीटा। ये हो गया अपना एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर a। a क्या था, अलॉन्ग x था। मैंने अलॉन्ग x अपने मन से पुट किया, ये अलॉन्ग x कोई बताया नहीं था मुझे कि अलॉन्ग x किसे लेना है, अलॉन्ग y किसे लेना है। मुझे पता है कि हम लोग इस तरह की फ्रेमिंग कर सकते हैं, इससे काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो सॉल्विंग ना अपने इसी लॉजिक से ही करने वाले हैं, यही लॉजिक इस्तेमाल होगा। और यहां पर ये लॉजिक इस्तेमाल करते वक्त ये फॉर्मूला बन गया फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। बच्चों अगर मोर देन 2 वेक्टर्स होगा, मैं बता देता हूं पहले ही, लॉजिक यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा, ठीक है, लॉजिक यही रहेगा। बट वहां पे मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे तो अपने इस तरह कोई फॉर्मूला नहीं बनाने वाले, ये 2 वेक्टर के लिए लागू लगने वाला फॉर्मूला है।
ये 2 वेक्टर में लागू होगा फॉर्मूला, मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल फॉर्मूला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्राइंगल लॉ में एप्लीकेबल है या फिर पैरेललोग्राम लॉ में एप्लीकेबल है, वो दोनों लॉ क्या है मैं उस पर बात कर रहा हूं अभी तक। बट मुझे इतना पता है जब भी 2 वेक्टर को ऐड करना है अपने, एक ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और ये एक एंगल निकालने का तरीका, ये दोनों याद रखेंगे। हम लोग को पता होना चाहिए 2 वेक्टर के ऐड करने पर वापस वेक्टर होता है। तो कभी भी ना अगर अपने एक टर्म देखते हैं इस तरह का, कहीं लिखा हो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस वेक्टर ए की वैल्यू मान लो 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है और वेक्टर बी की वैल्यू मान लो 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, लेट्स से, तो मत सोचना कि सर 3 + 4 करके यहां पे आंसर आ जाएगा ना। उस ऐसा बोलने का मतलब तुम्हें इतना मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है? इन्हें इस तरह वेक्टरली ऐड करना है, कंसीडर करते हुए भाई इसमें दिशा है, डायरेक्शन है, इस तरह से ऐड करना है और इस तरह से तुम्हें रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना है। ठीक है, 2 वेक्टर के ऐड होने पर वापस एक वेक्टर आता है, ये बात दिमाग में रखना। सीधा 3 + 4 7 मत कर देना। ठीक है, फाइन। तो हम लोग ने समझा भाई ट्राइंगल अब एडिशन कैसे करना, बट ट्राइंगल लॉ क्या है? प्रेजेंटेशन वाइज कॉपी पे जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो अपने प्रेजेंट कैसे करते हैं? इफ टू वेक्टर्स आर represented by 2 sides of a triangle in sequence, then the third closing side of the triangle in the opposite direction of the sequence represents the sum of the 2 vectors in both magnitude direction. इसका मतलब है अगर ये पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मैंने कहीं पे भी रख दिया, कहीं पे भी ऐसे रख दिया, अगर मैंने कॉपी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से कि ये एक वेक्टर है लेट्स से और ये एक वेक्टर है लेट्स से, मैंने कॉपी पे प्रेजेंट किया, मैं रियल लाइफ में नहीं जा रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं कि मुझे एक क्वेश्चन मिल रहा है, एक वेक्टर ये दोनों को ऐड करना है। तो ट्राइंगल लॉ कहता है अपने इस वेक्टर को पहले स्लाइड करके शिफ्ट करके यहां ले आएंगे, शिफ्ट करके बिना इसका लेंथ बदले, बिना इसका ओरिएंटेशन चेंज किए मैं इसे इधर ले आया। अब क्या करेंगे? अब अपने इस वेक्टर को हटा दें। ठीक है, इस वेक्टर को हटा दें। क्या करेंगे फिर? पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ता हुआ जो लाइन बनेगा यही रिजल्टेंट है। और बच्चों इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है, मैं वेक्टर आर का मॉड लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल है phi = tan इनवर्स ऑफ, अगर दिस इज थीटा है ना, अगर दिस इज थीटा, b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। ठीक है, मैं इन्हीं बातों को और डिटेल करने वाला हूं अगले वाले वीडियो में। मैंने अभी बताया कि भाई ट्राइंगल लॉ इसलिए नाम पड़ा ट्राइंगल लॉ बिकॉज यहां पे ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। अब ऑब्वियस है ना, मैं अगर इधर से इधर गया, मैं फिर इधर से इधर गया, तो ऑब्वियसली हम लोग यहां से इधर ही गए, पहले के टेल से आखिर के हेड तक गए, और प्रेजेंट करते वक्त पेपर पर एक ट्राइंगल फॉर्म बन गया, एक ट्राइंगल के फॉर्म में दिखने लगा, इसलिए हम लोगों ने इसे ट्राइंगल लॉ कह दिया। पर लॉजिकली किस तरह मैंने किया भाई, उस पर मैंने पीछे वाले स्लाइड में बात की थी। आई होप सब ने प्रॉपर्ली समझा होगा। ठीक इसी बात से हम लोग अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग और भी इसके एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल लेकर बात करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में काफी सारी न्यूमेरिकल्स आने वाली है इन्हीं के एप्लीकेशंस पर। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद पॉलीगॉन रूल, और फिर सबको मिलाकर। ठीक है, दिस मच फॉर दिस वीडियो। आई होप सारी बातें सबको समझ आएगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।